नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं मीनाक्षी जोशी। उत्तर प्रदेश को बदलने के अभियान में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब आतंक को सिर नहीं उठाने देंगे। जैसे ही किसी नौजवान के दिमाग में आतंक का जहर भरा जाएगा, जैसे ही कोई नौजवान आतंकी बनने की कोशिश करेगा, एक फोन की घंटी बजेगी और आतंकी बनने का इरादा पकड़ा जाएगा। योगी सरकार ने एक ऐसा टेरर कंट्रोल रूम बनाया है जहां फोन की घंटी बजते ही आतंकी इरादा पालने वालों के मंसूबे सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ जाएंगे। आखिर क्या है योगी का टेरर कंट्रोल रूम और ये गुमराह नौजवानों को कैसे रास्ते पर लाएगा, आइए आपको बताते हैं। हेलो, मैं बिजनौर से बोल रहा हूँ। मेरा 18 साल का बेटा है ना, वो आजकल। हाँ बोलिए, वो आजकल क्या? हम आपकी पूरी मदद करेंगे। वो आजकल कंप्यूटर पर गलत चीजें देख रहा है, गलत चीजें सीख रहा है और बर्ताव भी ना एकदम बदल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी तरह का एक कंट्रोल रूम बनाया है। ये वो कंट्रोल रूम है जहां आईएसआईएस, अल-कायदा और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों के झांसे में आकर गुमराह नौजवानों की घर वापसी के प्लान को अंजाम दिया जाता है। ये योगी आदित्यनाथ का वो कंट्रोल रूम है जहां आतंक के रास्ते पर बढ़ रहे गुमराह नौजवानों को सही रास्ते पर लाने के लिए फोन की घंटी बजती है और फिर शुरू हो जाता है एक्शन। ये एक्शन क्या है? कैसे गुमराह नौजवानों की शिकायत इस कंट्रोल रूम तक पहुंचती है और कैसे इस कंट्रोल रूम से रेडिकलाइज नौजवानों की घर वापसी का प्लान तैयार होता है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि आखिर आतंक के रास्ते पर गुमराह नौजवानों की घर वापसी का योगी प्लान क्यों तैयार हुआ है। आपको याद होगा, लखनऊ में ही मार्च के महीने में सैफुल्लाह का एनकाउंटर हुआ था। आपको याद होगा, इसी महीने में मध्य प्रदेश में भोपाल उज्जैन ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था और इस मामले के आरोपी कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तार कर लिए गए थे। यूपी एटीएस का ये क्विक एक्शन इसलिए था क्योंकि एटीएस के रडार पर वो नौजवान लगातार थे जो आतंक की राह पर आगे बढ़ रहे थे। गिरफ्तार नौजवानों से पूछताछ जो हुई, उसके बाद ही योगी सरकार की घर वापसी का जो प्लान था वो पूरी तरीके से मुकम्मल हो पाया। गिरफ्तार आतंकियों से पुलिस को कई टिप ऑफ मिले। पता चला कि यूपी समेत कई राज्यों में आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से प्रेरित होकर कई नौजवान दहशतगर्दी के रास्ते पर जा रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी एटीएस ने आतंकी संगठनों से रिश्ता रखने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पहले 4 लोगों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में 6 दूसरे लोग पूछताछ के लिए पकड़े गए। पूछताछ में पता चला कि बाकायदा आतंकी संगठनों ने नौजवानों का ब्रेन वॉश किया है। यूपी एटीएस की पूछताछ में पता चला ये सभी इंटरनेट से टेरर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि वहां ऐसी वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म की भरमार है। इसी तरह से कई वीडियोस हैं। अल जवाहिरी जो अल कायदा का नेता है, उसका एक ये वीडियो है, इंटरनेट पर आराम से आपको मिल जाएगा, जिसमें वो सीधे सीधे ये कह रहा है कि जो लोग हमें डराते हैं और जो लोग हमें टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट यानी कि आतंकवादी या फिर कट्टरवादी कहते हैं, उनके बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। जंग हमें लड़नी है, हमें काफिरों को मारना है। इस तरह के कई भड़काऊ वीडियोस इंटरनेट पर भरे पड़े हैं और इस तरह के वीडियोस से जाहिर है अगर युवा इन्हें देखते हैं और इनसे गलत राह पर आगे बढ़ते हैं तो नुकसान किसी का नहीं है, उनका है, परिवार का है और देश का है। ऐसी वेबसाइट्स देखकर नौजवान गुमराह हुए थे। इन नौजवानों का कोई टेरर बैकग्राउंड नहीं था। इन्हें इंटरनेट पर आतंकी संगठनों के हैंडलर्स ने ऊल जुलूल सपने दिखाए थे। एक वर्चुअल दुनिया का स्वप्न लोक परोसा जाता है। जिहादी बनकर जन्नत जाने और हूर मिलने के सपने दिखाए थे। धर्म के नाम पर बरगलाकर आतंकी बनाने की कोशिश की थी। आजकल इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट पे हर तरह की चीज़ें, अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है, सच भी और झूठ भी है। तो ऐसा बहुत सारा वीडियो, ऑडियो और पीडीएफ के फॉर्म में कंटेंट है जो अतिशयोक्ति या झूठ पे आधारित है। तो ऐसी चीज़ें कुछ लोग तो समझ आते हैं और कुछ लोग इसको नहीं समझ पाते हैं और बरगलाने में आ जाते हैं। इन गिरफ्तार नौजवानों से पता चला कि वो कौन सी मानसिकता थी जो इन्हें आतंक के रास्ते पर धकेल रही थी। एटीएस की घर वापसी का प्लान इसी मानसिकता पर हमला है। ऐसे भटके हुए नौजवानों को सही रास्ते पर लाने की पहल योगी सरकार ने की है। इसी कड़ी में एटीएस ने घर वापसी का प्लान बनाया। आतंक की राह अपनाने वालों को भी सुधरने का एक मौका देने की कोशिश की जा रही है। ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन परिवार वालों,
दोस्तों और धर्म गुरुओं की मदद से गुमराह युवकों को सही रास्ते पर लाने यानी घर वापसी का यूपी एटीएस ने प्लान तैयार किया है। ज्यादातर कम उम्र के लड़के जाते हैं, आपने बताया कि 2 लड़कियां भी हैं, तो कैसे उनको क्या करते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आ जाए? पहला स्टेज ये है कि हम परिवार को कन्विंस करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। उसके लिए जो फेसबुक या किसी सोशल मीडिया पे उस व्यक्ति द्वारा जो भी रेडिकल पोस्ट डाली गई उनको हम सेव कर लेते हैं। अगर हमने कोई वॉइस इंटरसेप्ट लिया है तो उसको भी हम रख लेते हैं। और पहले ही मीटिंग में हम परिवार को दिखाते हैं कि भाई स्थिति गंभीर है और ये इस गंभीरता का प्रमाण है। जब वो उसको सुनते हैं, देखते हैं, तब वो संतुष्ट होते हैं कि हाँ प्रॉब्लम है। दूसरी स्टेज है कि फिर तय किया जाता है कि इसमें किस मित्र को शामिल किया जाए, तो फिर कुछ धर्मगुरुओं को शामिल किया जाता है और फिर उनसे निरंतर मुलाकात करके साप्ताहिक, फिर पाक्षिक, फिर मासिक करके ऐसे करीब करीब 1 साल का समय लगता है। दरअसल एटीएस के हत्थे चढ़े नौजवान आतंकी नहीं बल्कि रेडिकलाइज थे। अगर इन्हें वक्त रहते सही रास्ते पर लाने की पहल नहीं होती तो ये आगे चलकर बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दे सकते थे। इसलिए एटीएस ने घर वापसी प्लान के तहत एक कंट्रोल रूम बनाया है जहां फोन कर किसी के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके लिए बाकायदा मोबाइल और लैंडलाइन नंबर जारी हुए हैं। इस समय हम यूपी एटीएस के कंट्रोल रूम में हैं और यहाँ पे अगर आप ये जो एक हेल्पलाइन नंबर है 9792103156, इसको अगर डायल करेंगे, अगर किसी के घर में किसी को ये शक है कि उसका कोई फैमिली मेंबर आतंकवादी बनने जा रहा है तो वो इस नंबर पे डायल करके एटीएस की मदद ले सकता है कि देखिए ये यहाँ पे फ़ोन आएगा और यहाँ एटीएस के कंट्रोल रूम में इसको सुना जाएगा। और अगर किसी को कुछ कहना है कि मेरा लड़का, लड़की, भाई, बहन कोई भी गुमराह होकर आतंकवाद के रास्ते जा रहा है तो एटीएस उसको समझाने की कोशिश करेगी। अभी तक इस कंट्रोल रूम के जरिए 12 नौजवानों की काउंसलिंग हो रही है। ये एक मुश्किल और नाजुक काम है। गुमराह नौजवानों की काउंसलिंग कौन कर रहा है, इसे लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हम इसको बुरा नहीं समझते, ये अच्छा काम है, लेकिन एट द सेम टाइम दिस अ वेरी वेरी डेलिकेट थिंग। बहुत ही इसमें डेलिकेसी है। जो लोग जा रहे हैं वो खुद कैसे हैं ये भी तुमको देखना पड़ेगा। इन आतंकवादियों को भटका कर सही रास्ते पर लाकर फिर इनकी घर और दीन की तरफ सही वापसी हो सके। योगी के घर वापसी वाले कंट्रोल रूम की सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या फोन करने वालों को योगी सरकार की नीति और नियत पर भरोसा होगा। इस चुनौती को देखते हुए एटीएस की घर वापसी वाली काउंसलिंग में गुमराह नौजवानों के लिए फ्यूचर प्लान भी है। रुचि कुमार के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल गोरखपुर में हैं। शहर बदल गया है लेकिन उनका अंदाज नहीं बदला। योगी ने आज गोरखनाथ मठ में ही जनता दरबार लगाया तो हजारों फरियादी अपनी अर्जियां लेकर पहुंच गए। हर मजहब, हर तबके के लोग दूर दूर से आए थे इंसाफ की गुहार लगाने। सबसे अहम बात यह है कि योगी से मिलने के लिए ऐसी मुस्लिम महिलाओं की भी अच्छी खासी भीड़ थी जो 3 तलाक की पीड़ित हैं। कैसा था गोरखपुर में लगा योगी दरबार, आइए आपको दिखाते हैं। ब्लैक कैट कमांडो के दस्ते से घिरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अपने मठ से बाहर निकले तो सामने हजारों फरियादियों का सैलाब था। गोरखनाथ मंदिर में इतने फरियादी थे कि यहाँ तिल रखने की जगह नहीं थी। ये वही लोग थे जिन्हें अपनी उम्मीदों का आसमान योगी में दिखता है। ये वही भीड़ है जो योगी के सीएम बनने से पहले भी गोरखपुर के इस मठ में आती थी। तब और अब में फर्क सिर्फ इतना है कि योगी तब एक सांसद थे, अब वो मुख्यमंत्री हैं। उनके इशारे के बगैर यूपी में पत्ता तक नहीं खड़कता। ब्लैक कैट कमांडोज के कवच से घिरे उसी योगी से मिलने फिर दौड़ा चला आया गोरखपुर। कितना गहरा रिश्ता है योगी और गोरखपुर का, ये साफ दिखता है तस्वीरों में। फरियादियों के सैलाब से मिलने के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं योगी। न कोई सुरक्षा घेरा, न कमांडोज की फिक्र। गोरखपुर और योगी के बीच न कोई दीवार, न कोई सरकार। तभी तो गोरखपुर के इस योगी दरबार में हर किसी के हाथ में अर्जियां थी।
चेहरे पर बेबसी थी और दिल में योगी से मिलने की बेसब्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दरबार लगा, फरियादी आते गए, तकलीफें बताते गए, योगी सुनते गए। योगी के इस विराट दरबार में न कोई धर्म की दीवार, न किसी मजहब पर रोक। फरियादियों की इस भीड़ में हिंदू भी थे और मुसलमान भी, महिलाएं भी थी और पुरुष भी, बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी। पढ़े लिखे लोग भी यहां पहुंचे थे, अनपढ़ भी अपना दुख दर्द लेकर पहुंचे थे अपने सरकार से गुहार लगाने। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार चल रहा है। यहाँ देखें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक कर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। अलग अलग इलाके से लोग आए हैं अपनी अपनी समस्या लेकर, अपनी अपनी फरियाद लेकर, और सबको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनकी समस्याएं सुलझेंगी। मुख्यमंत्री बनने के पहले भी योगी आदित्यनाथ इसी तरह गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ भीड़ काफी बढ़ी है। यही तो है योगी की पहचान, बिना थके, बिना रुके, संयम के साथ, शिद्दत के साथ वो लोगों से मिलते जा रहे थे, उनकी बातें सुनते जा रहे थे। जितनी भीड़ योगी के जनता दरबार में थी, उससे कहीं ज्यादा लोग तो मंदिर परिसर के गेट के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अब कितनी भीड़ है ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखें, लोगों की भीड़, चूंकि अब मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ऐसे में लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं और गोरखपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ देखें, महिलाओं को अभी अंदर भेजा जा रहा है, लेकिन ये भीड़ कितनी है ये देखिए। मंदिर के अंदर इतनी संख्या में लोग आए हैं, हर किसी के हाथ में आवेदन है, अपनी समस्याओं को लोग लिख कर आए हैं। और चूँकि मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में हैं, तो इन सारे लोगों से मुख्यमंत्री एक एक कर मिल रहे हैं। योगी दरबार में न देर है न अंधेर, यही सोचकर कुछ खास फरियादी भी आए। वो मुस्लिम महिलाएं भी पहुंची जिनकी जिंदगी 3 तलाक ने तबाह कर दी है। ये सोचकर पहुंची मुस्लिम महिलाएं कि शायद योगी इंसाफ दिला दे उन्हें, शायद 3 तलाक से आजादी दिला दे उन्हें। आप अपनी क्या समस्या लेकर आई हैं? हम अपनी 3 तलाक का मैटर लेके आए हैं। यही मैटर लेके आए कि हमको यहाँ से इंसाफ मिले। हम 1.5 साल से कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाना में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पति ने किस तरह से तलाक दिया? हमको फर्जी तलाकनामा भेज दिए कोर्ट चिट्ठी द्वारा, मतलब डाक द्वारा। हम ये कहने आए कि हमको भी इंसाफ मिलना चाहिए। मुकदमा हुआ है, वहाँ भी कहीं कुछ नहीं हो रहा है, ना बच्चे का वो खर्च भी दे रहा है। अगर किस तरह हम बच्चे को जिलाए खिलाएं। आपको पति ने कैसे तलाक दिया? किस तरह से तलाक दिया? रजिस्ट्री से वो भेज दिया, मायके में थे वो भेज दिया, रजिस्ट्री से तलाक भेज दिया, तलाक का कागज भेज दिया। 3 बच्चे? हाँ, उसके बाद से हम मुकदमा किया, वहाँ से भी कहीं कुछ नहीं हुआ। गोरखधाम मंदिर के बाहर ऐसे मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंचे थे जो 3 तलाक को खत्म करने की मांग कर रहे थे। इन औरतों का क्या होगा जो तलाकशुदा औरतें आज सड़क पे भीख मांग रही हैं? मौलाना साहब इन औरतों का क्या जवाब देंगे? इन औरतों के लिए क्या करेंगे? वो सोशल बाइकाट करके क्या करेंगे? कई मुस्लिम धर्मगुरु तो ये भी कहते हैं ना कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। मामला नहीं है उनका, अंदरूनी मामला तो क्या नाम अबू बकर बगदादी भी कह रहा है मेरा इस्लाम का माजरा। वो क्या कह रहा है? वो भी यही बात कह रहे हैं जो अबू बकर बगदादी कह रहा है, वैसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी बोल रहा है। वो संविधान को नहीं मानेंगे। ये लोग चाहते हैं कि 3 तलाक खत्म होना चाहिए ताकि इसकी आड़ में हो रहे महिलाओं पर जुल्म बंद हो। योगी दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचने वालों में महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा थी। हर किसी की अपनी परेशानी थी और हर किसी को अपनी बारी का इंतजार भी था। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार चल रहा है। काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और इनमें महिलाओं की संख्या भी काफ़ी अधिक है। यहाँ पर आप देखें कितनी अधिक संख्या में महिलाएं हैं। एक लंबी कतार है महिलाओं की और ये कतार आगे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप देखें कितनी महिलाएं हैं। हर किसी की अपनी समस्या, हर किसी के हाथ में कागज पर उनकी समस्याएं लिखी हुई हैं और हर कोई मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या का समाधान चाहता है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो योगी दरबार में आने वाला हर फरियादी अपनी परेशानी पेपर पर लिख कर लाता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। ऐसे लोगों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत होती है अपनी अर्जी लिखने की। लिहाजा ऐसे लोगों की मदद के लिए जनता दरबार के दौरान एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई थी, जहां मंदिर समिति से जुड़े लोग फरियादियों की अर्जियां लिख रहे थे।
गोरखपुर से आए सुदामा को लिखना नहीं आता है और जब ये गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं अपनी समस्या लेकर, तब इन्हें लगा कि आखिर आवेदन कैसे तैयार किया जाए, लेकिन इनकी समस्या का समाधान मंदिर से जुड़े लोग ही कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, इनकी जो समस्या है सुनकर आवेदन तैयार कर रहे हैं मंदिर से जुड़े लोग, और फिर इस आवेदन को लेकर ये मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हेल्प डेस्क से अर्जियां लिखवाकर लोग सीएम से मिल रहे थे, इस भरोसे के साथ कि शायद अब उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। और ये भरोसा बेवजह नहीं है, क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं वो लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं और फरियादियों की हर मुमकिन मदद भी कर रहे हैं। नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, गोरखपुर। जनता दरबार से पहले योगी आदित्यनाथ ने सुबह 6 बजे अपने पुरोहित के साथ मठ में बने मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। उनकी पूजा करीब 2.5 घंटे तक चली। इसके बाद योगी ने गौशाला में जाकर खुद गायों को चारा खिलाया। मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। शायद पहली बार कैमरे पर योगी की इस तरह भक्ति में लीन तस्वीरें सामने आई होंगी। आसपास पंडित ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ रहे हैं। योगी अपने हाथों से शिवलिंग पर दूध और फूल चढ़ा रहे हैं। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब आज सुबह 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्लैक कैट कमांडो से घिरे गोरखनाथ मठ के अंदर बने मंदिर में शिव की पूजा के लिए पहुंचे थे। बाहर योगी का सुरक्षा दस्ता मुस्तैद था और अंदर वो भक्ति में डूबे हुए थे। उन्होंने 11 लीटर दूध से शिव का रुद्राभिषेक किया। दूध 11 लीटर दूध था। 11 लीटर दूध से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया गया। एक आवास पर किया उन्होंने ऊपर, और दूसरा जो है मंदिर पर जो है सभी मंदिर में स्थापित देवी देवताओं का किया। शिव आराधना के बाद योगी मठ में बने गुरु की समाधि पर पहुंचे। यहां उन्होंने गुरु को प्रणाम और उनकी पूजा की। योगी गोरखनाथ मठ में हों और गौशाला ना जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। पूजा पाठ निपटाकर योगी सीधे पहुंच गए गौसेवा केंद्र में। उसके बाद यहां दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। योगी की एक पुकार पर गाय और बछड़े दौड़े चले आए। छेड़ो मत तुम लोग, छेड़ो, छेड़ो, आ जाओ, इधर आ रहे।